My name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, अब आज जो है हम 5 जून के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं इनको देखने की कोशिश करेंगे और ये जो करंट अफेयर होंगे दे आर क्वाइट रेलिवेंट फॉर CDS, CAPF, NDA, SSC एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन. सो सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे पास है ये है इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की. पहली कैटेगरी कौन सी है? इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की. तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 जून को. तो 4 जून को जो है ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ एग्रेशन. राइट, यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो सर इसको ऑब्जर्व किया जाता है 4 जून को. राइट, ये बस आपको ये पता होना चाहिए. और कहीं ना कहीं ये जो है डे इसलिए भी ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन की कमिटमेंट है टू गार्ड्स द राइट ऑफ द चिल्ड्रन, उसको पूरा करने के लिए, उसको एक्नॉलेज करने के लिए भी 4 जून को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन. राइट, अब ये जो डे है इस दिन क्या किया जाता है? एक्नॉलेज किया जाता है द पेन सफर्ड बाय द चिल्ड्रन throughout the planet who are the victim of the physical, mental and the emotional abuse. The main aim of celebrating today is to spread the notice about the pain and suffering faced by the victims of the children. जो victim children है जिनके ऊपर ये सब बीती हुई है, वो क्या पेन जो है सह रहे हैं, ये बेसिकली क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं बताया जाता है इस दिन. ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा. अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, अवार्ड, ऑनर, पर्सन एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज़. तो यहाँ पे आपको जो है आज एक ही न्यूज़ देखने को मिल जाएगी. जो मॉरिशस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सर एनेरूड जुगनाथ. इनका नाम क्या है? सर एनेरूड जुगनाथ हैं. बेसिकली इनकी क्या होगी है? डेथ होगी है. बस आपको ये पता होना चाहिए ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस. अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, नेशनल इवेंट्स की तरफ. यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर है, यदि मैं बात करता हूँ यूनियन मिनिस्टर फॉर द फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, जो कि कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है. इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क. यदि कभी आपसे पूछा जाए इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क की आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो कभी भी आपको जो है जम्मू एंड कश्मीर को आंसर मार्क नहीं करना है. आपका आंसर क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ होना चाहिए. अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये छत्तीसगढ़ के वहाँ पे किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क. यदि मैं मेगा फूड पार्क की बात करता हूँ तो ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा? जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग होती है ये इसके लिए कंसर्न होती है. राइट, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे से पता होना चाहिए. और यदि मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, तो जो आपको भूपेश बघेल जो है ये देखने को मिल जाएंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़. और यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में? गवर्नर के बारे में, तो इनका नाम क्या है? अनुसुईया यूकी इनका जो है नाम है, जो भी आपको पता होना चाहिए. यदि मैं फूड पार्क्स की बात करता हूँ तो बेसिकली ये क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड को किसके साथ में? मार्केट के साथ में. राइट, तो ये भी मैं ऑलरेडी पहले ही जो 22 अप्रैल को भी ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि फूड पार्क क्या होते हैं. सो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत है. अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास करंट अफेयर ये है कि रिसेंटली हुआ क्या है. रिसेंटली जो यदि मैं बात करता हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दोनों ने क्या किया है? मोमरेंडम ऑफ क्या किया है? दोनों ने साइन किया है मोमरेंडम ऑफ द एग्रीमेंट MOU, और जिसको हम समटाइम MOA भी कहते हैं, मोमरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कि हम क्या करेंगे? रोड की अपग्रेडेशन करेंगे सिक्किम के अंदर. तो आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली इनमें से कौन से बैंक ने क्या किया है? इंडिया के साथ मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? रोड की अपग्रेडेशन की जाएगी सिक्किम के अंदर. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? एशियन डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए. इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है अराउंड जो आपको 2.5 मिलियन यूरो आपको जो देखने को मिल जाएंगे, 2.5 मिलियन आपको जो है डॉलर आपको देखने को मिल जाएंगी, प्रोजेक्ट में दिए जाएंगे. किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा. और यदि मैं बात करता हूं सर किसके बारे में, यदि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करता हूं, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में. इसका जो है हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा? आपको फिलीपींस में देखने को मिल जाएगा. और जो आपको कौन से देखने को मिल जाएगा? मार्सटोगु अशाकावा आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके जो करंट प्रेसिडेंट होंगे. ठीक है,
और यदि मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी होंगी, अराउंड 68 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आगे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रिसेंटली जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड जापान फॉर द अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो है रिसेंटली इंडिया एंड जापान ने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन जो है साइन किया है। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, यदि मैं बात करता हूँ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन की, तो इंडिया की साइड से जो है आपको ये देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर थी। और यदि मैं जापान की साइड से बात करता हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ द लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, इन्होंने मिलकर क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन को साइन किया है, जिसकी वजह से क्या किया जाएगा, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की जाएगी। राइट, अब बढ़ते हैं हम इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ। और यदि मैं इंटरनेशनल इवेंट्स की सबसे पहले बात करता हूं तो ये बेसिकली इंटरनेशनल इवेंट में नहीं आएगा, ये आएगा आपका डिफेंस न्यूज़ में, तो इसको हम यहीं पे कवर कर लेंगे कि आपको जो है इंडियन नेवी का एक जहाज देखने को मिल जाएगा, एक शिप आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप। इसका नाम क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था संधायक। इनका नाम क्या था, संधायक। रिसेंटली आपसे पूछा जाए कि कौन सी जो शिप है ये डिकमीशन हुई है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, संधायक हुई है। संधायक बेसिकली, संधायक को क्या किया गया है, डिकमीशन कर दिया गया है। अराउंड इन्होंने 40 साल तक अपनी सर्विसेज को दिया। क्यों सर, ये जो शिप थी इसको कमीशन किया गया था फेब 26 1981 के अंदर, और 2021 के अंदर इसको क्या किया गया है, डी कमीशन कर दिया है। यदि मैं बात करता हूं आईएनएस संधायक के बारे में, तो ये बेसिकली डी कमीशन कहां से हुई है, ये आपको देखने को मिल जाएगा विशाखापट्टनम से। और जो इसका जो इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द इंडियन नेवी, क्योंकि इसने ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन रेनबो जैसे में क्या किया है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ऑपरेशन पवन इसलिए था कि जो आपका क्या था, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी जो श्रीलंका में गई थी 1987 में, उसमें ये बेसिकली ऑपरेशन पवन चलाया गया था पीस को रिस्टोर करने के लिए श्रीलंका के अंदर। तो उसमें जो है आपके आईएनएस संधायक भी गए थे, और साथ में जो है यदि मैं बात करता हूँ ऑपरेशन रेनबो, तो जो आपकी क्या आई थी, यदि मैं बात करता हूँ किसकी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी गई थी सुनामी के बाद, जो है वो बेसिकली 2004 में जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन रेनबो, इसमें भी क्या किया गया था, जो संधायक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। राइट, आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो चाइना है, चाइना ने रिपोर्ट किया है फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ द H10N3 वर्ल्ड फ्लू। तो रिसेंटली पूछा जा सकता है आपसे कि जो है H10N3 का फर्स्ट केस कहाँ पे आया है, तो चाइना के अंदर आया है। आपको देखने को मिल जाएंगे 41 ओल्ड मैन आपको देखने को मिल जाएंगे चाइना के अंदर, जो कि कहाँ पे रहते हैं, जिनका नाम बेसिकली क्या है, जो कि रहते हैं जिंग गिसू प्लेस, तो आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, ये देखने को मिल जाएगा चाइना के अंदर, वहाँ पे ये रहते हैं। और जो आपका जिनजैंग जो सिटी है, वहाँ के ये मैन रेजिडेंट है, जिनको क्या हुआ है, H10N3 जो है आपको वर्ड फ्लू हुआ है। राइट, यदि मैं H10N3 के बारे में बात करता हूँ, ये आपको लो पैथोजेनिक और लेस सीवियर आपको देखने को मिलेगा ये फ्लू। और यदि मैं बात करता हूँ, ये कहीं ना कहीं जो है पोल्ट्री, जो आपकी जो है आपके जो ये मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, यहाँ से जो है काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, ये जो है स्प्रेड होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए। और अगली यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है अपना फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली जो है एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, इसमें जो है पॉलिसी मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर होंगे बुर्नई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड से। मतलब कि क्या सर, यहाँ पे इंडिया का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। और यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करता हूँ, आपको सीईओ कौन देखने को मिल जाएंगे, सत्या नडेला देखने को मिल जाएंगे। और यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर की बात करता हूँ, वॉशिंगटन डीसी में आपको जो है हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। यदि मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करता हूँ, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो आपको देखने को मिल जाएगा जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है ये रिलीज होगी है। और आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इंडिया की जो मेंस की पोजीशन है, ये 4th पोजीशन इन्होंने क्या किया है, अटेन की है। यदि मैं बात करता हूँ फर्स्ट पे आपको बेल्जियम देखने को मिल जाएंगे, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, और थर्ड पे नीदरलैंड है। यदि मैं वुमेन रैंकिंग की बात करता हूं, तो वुमेन में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट पे आपको देखने को मिल जाएगी कौन सी, नीदरलैंड की टीम, और 9th पे आपको इंडियन की जो वुमेन हॉकी की टीम है ये आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के ऊपर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रिसेंटली जो है 3rd सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स को रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, जो कि 2020 और 21 के लिए था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि केरला ने टॉप किया है। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में,
यदि मैं बात करता हूं, जो केरला ने सर टॉप किया है, और उसके बाद जो है पहले नंबर पे कौन रहा है, केरला रहा है। केरला के बाद आपको दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा, और थर्ड पे आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, थर्ड पे आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा, राइट। यदि नॉर्थ की तरफ से बात करूं तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हिमाचल प्रदेश की रही है। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि 2015 के अंदर पेरिस जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा कि 17 डेवलपमेंट गोल और 169 टारगेट बनाए जाते हैं, और सभी कंट्रीज को ये अचीव करने हैं बाय द ईयर 2030। तो ये जो है इंडिया भी बेसिकली इसका पार्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इंडिया का, ये बेसिकली नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन कौन सी स्टेट है जो कि क्या करेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेगी बाय द एंड ऑफ द ईयर 2030। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूं नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग जो है इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, और 17 जो है आपको टोटल गोल देखने को मिल जाएंगे, और इनमें से जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 16 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर जो है ये रैंकिंग डिसाइड की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, जो नीति आयोग के आपको वाइस चेयरमैन देखने को मिलेंगे राजीव कुमार, इनके द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। और वर्स्ट परफॉर्मिंग जो है आपको देखने को कौन मिलेगा, बिहार आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं रैंकिंग की बात करता हूं तो केरला फर्स्ट पे 75 पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश दूसरे पे है, और तमिलनाडु तीसरे पे है। उसके बाद जो है आपको आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यदि वर्स्ट परफॉर्मिंग की बात करता हूं मैं, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सबसे नीचे कौन सा है, बिहार आपको वर्स्ट परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएगा। यदि मैं डिफेंस के बारे में बात करता हूं, ऑलरेडी जो है हम सहायक के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। गवर्नमेंट स्कीम की यदि मैं बात करता हूं, कोई भी हमारे पास न्यूज़ नहीं है। पॉलिटी की बात करता हूं, कोई भी न्यूज़ नहीं है। इन्वायरमेंट की बात करता हूं, कोई भी न्यूज़ हमें नहीं देखने को मिलेगी। समिट एंड कॉन्फ्रेंस की बात करूं, कोई भी न्यूज़ हमें नहीं देखने को मिलेगी। साइंस एंड टेक की बात करूं, कोई भी न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगी। इकोनॉमी में हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ें हैं। तो सर सबसे पहले आपको इकोनॉमी में क्या देखने को मिल जाएगा, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो विप्रो है ये बेसिकली थर्ड इंडियन आईटी फर्म बन गई है, जिसका जो इसने क्या किया है, जिसकी जिसका जो रिवेन्यू है अराउंड आपको 3 ट्रिलियन की जो है ये क्या देखने को मिल जाएगी, एक कंपनी देखने को मिल जाएगी, आईटी फर्म देखने को मिल जाएगी। इससे पहले ऐसी कौन कौन सी जो है कंपनीज थी जिनका जो है आईटी कंपनीज थी जिनका जो है 3 ट्रिलियन बेसिकली मार्केट कैपिटल है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। पहले पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको हम टीसीएस भी कहते हैं, दूसरे पे आपको इन्फोसिस देखने को मिल जाएगी, और थर्ड पे सर कौन देखने को मिलेगा, थर्ड पे जो है आपको विप्रो देखने को मिल जाएगी। सर यदि मैं बात करता हूं चेयरमैन की, तो विप्रो के चेयरमैन कौन होंगे, इनका नाम है ऋषभ प्रेम जी, और जो है विप्रो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु के अंदर देखने को मिल जाएगा। और एमडी और सीईओ कौन है, इनका नाम है थेरी डोलापार्टे, ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो भारतीय एक्सा लाइफ है इन्होंने बेसिकली क्या किया है, साइन किया है पैक्ट शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। सर क्यों किया है, कि ये बेसिकली क्या करेंगे, ये बेसिकली जो है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू द बैंक पैन इंडिया नेटवर्क ब्रांचेस, कहीं ना कहीं जो है भारतीय एक्सा लाइफ क्या करना चाहती है, जो बैंक के थ्रू अपने जो लाइफ इंश्योरेंस को है वो बेचना चाहती है थ्रू आउट द इंडिया। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, ये जो आपका जो है पैक्ट साइन किया है, बस ये पता होना चाहिए। अब ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए कि रिसेंटली जो है आरबीआई ने अपनी जो है क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको रिपोर्ट को रिलीज कर दिया, राइट। और ये जून में मंथ में की गई, राइट। और ये आपको सेकंड रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पेश की जाती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट। तो आपको 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखने को मिल जाएगी। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो पता होना चाहिए। तो जो ये 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी होती है, इसको जो है हेड किसके द्वारा किया जाता है, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो कि कौन है आज की डेट में शक्तिकांत दास है। और इन्होंने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंट रेट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये देखने को मिलेगा इन रेट्स के द्वारा कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फंक्शन क्या होता है, इन महंगाई को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके रखना, ना तो चीजें बहुत सस्ती होनी चाहिए ना तो बहुत महंगी होनी चाहिए। इसके लिए डिफरेंट जो है लैंडिंग रेट का यूज किया जाता है, किसके द्वारा, जो आपकी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यदि आपको देखने को मिल जाएगा रेपो रेट आपको 4% पे देखने को मिलेगा। पहले आपको यह पता होना चाहिए रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब आपको रिवर्स रेपो रेट कितना देखने को मिल जाएगा, 3.35 देखने को मिल जाएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपको 4.25% देखने को मिल जाएगा। बैंक रेट आपको 4.25% देखने को मिल जाएगा। और ये सीआरआर आपको 4% देखने को मिल जाएगा। और एसएलआर आपको जो कितना देखने को मिल जाएगा, 18% देखने को मिल जाएगा। तो सर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रेपो रेट होता क्या है। मान लो कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक है आरबीआई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है बैंक, ठीक है, ये है बैंक, और यहां पे आपको देखने मिल जाएगा कस्टमर। अब कस्टमर और बैंक के बीच में सर रिलेशन कैसा होता है कि जो है कस्टमर जाता है बैंक से और बैंक से लोन लेता है। यस, जब कस्टमर को जरूरत होती है पैसों की तो क्या करता है, जो कस्टमर जाता है बैंक के पास और बैंक से लोन ले लेता है। अब लोन लेता है तब क्या रखता है, कुछ गिरवी रखता है, तभी लोन लेता है, राइट। और जब ये लोन रिटर्न करना होता है तो कुछ इंटरेस्ट लगाता है बैंक उस अमाउंट के ऊपर जो कि पे करना पड़ता है कस्टमर को। यही आपको रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा कस्टमर और बैंक के बीच में। तो जो आरबीआई और बैंक के बीच में भी कुछ आपको ऐसा रिलेशन देखने को मिल जाएगा कि इसमें क्या किया जाएगा, मान लो कि बैंक को जो है पैसों की जरूरत है, क्योंकि यदि बैंक को आगे पैसे देने हैं, क्यों, जो यदि बैंक आगे पैसे देगा तभी जो है बैंक की कमाई होगी इंटरेस्ट रेट से। तो ऐसे ही समटाइम जो है बैंक के पास पैसा नहीं होता तो बैंक क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं आरबीआई से। तो एक तरीके से आरबीआई ने लोन दे दिया किसको, बैंक को, और बैंक जो है कुछ कोलेटरल, कुछ चीजें गिरवी रखता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, अब आपको जो लोन दिया जाएगा, जब बैंक क्या करेगा, इस लोन को जो है क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट लगेगा। और सर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। इसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। और रेपो रेट अब कितना है, 4% है। मतलब कि क्या, 4% इंटरेस्ट रेट लगेगा जब आपका क्या होगा, जब बैंक बोरो करेगा किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जब कुछ कोलेटरल जो है गिरवी रखेगा, कुछ सिक्योरिटीज को गिरवी रखेगा। बाद में क्या करेगा, जब पैसा जो है क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो उन सिक्योरिटीज को वापस ले लेगा। और ये सारा का सारा किसके अंडर होता है, आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि क्या, कि लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया कि जो है आपका हार्ड कैश कितना है, ठीक है, जो कैश में जो है चीजें कितनी है, ये बेसिकली लिक्विडिटी होता है। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मार्केट के अंदर पैसा कितना है, इसको एडजस्ट करने के लिए जो है क्या किया जाता है, रेपो रेट का यूज किया जाता है, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यदि मान लो कि रेपो रेट ज्यादा कर दिया जाए। अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करना कि यहां से आपका कैसे चीजें जो है कंट्रोल की जाती है, आरबीआई कैसे जो है कंट्रोल करता है। सबसे पहले मान लो कि रेपो रेट यदि अभी 4% है, रेपो रेट क्या है, 4% है, तो मतलब कि क्या, अब बैंक ने क्या किया सर, बैंक ने पैसा उठाया आरबीआई से। अब ये जो बैंक होगा ये कस्टमर को क्या करेगा, यहां से लोन देगा, जो पैसा लिया है कस्टमर को लोन देगा। अब आरबीआई को इसको क्या करना है, 4% तो इंटरेस्ट रेट वापस करना है, तो कस्टमर को 6 या 7% इंटरेस्ट पे ये लोन देगा, ताकि कुछ पैसा इसको यहां से मिल जाए, जो पैसा रिकवर होगा बाद में आरबीआई को रिटर्न कर देगा। यही रिलेशन चलता है, राइट। अब जो है कस्टमर को यदि क्या पड़ रहा है, मान लो 6 और 7% पड़ रहा है। अब मान लो क्या होता है, सबसे पहले रेपो रेट कर देते हैं हम कम। मान लो रेपो रेट कर दिया 2%। सर यदि रेपो रेट को 2% कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, सर इसका मतलब आपको यह देखने को मिल जाएगा कि अब क्या होगा कि आरबीआई जो है, आरबीआई से उन्होंने पैसा लिया बैंक के पास। अब बैंक को क्या करना है, बैंक को जो है कम पैसा जो है देना है आरबीआई को। तो बैंक क्या करेगा, अब 4% पे जो है, मान लो इन्होंने क्या कर दिया, 4% पे कस्टमर को क्या दे दिया, लोन दे दिया। अब इनको पता है कि भाई लोन जो है क्या मिल रहा है, काफी सस्ता मिल रहा है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोन ले लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोन ले लिया जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। लोगों के हाथ में यदि पैसा आएगा तो मतलब कि क्या, मान लो ये एक प्रोडक्ट है, एक मोबाइल फोन है। आज की डेट में इस मोबाइल फोन की कीमत है 5,000 कीमत है, लेकिन इस मोबाइल फोन की क्या है, सप्लाई थोड़ी कम है। तो मान लो यहां पे 2 पर्सन है, ए और बी, इन दोनों के ने क्या किया है, लोन ले लिया बैंक से। अब इनके हाथ में पैसा अच्छा खासा आ गया। अब इनके हाथ में यदि अच्छा खासा पैसा आ गया तो मतलब कि क्या, अब ए को भी, मान लो ये ए की पीस है, ए को भी ये मोबाइल चाहिए और बी को भी ये मोबाइल चाहिए। तो ए क्या करेगा, एक जो है इसकी कीमत बोल देगा कि मैं आप जो है जो दुकानदार है इसको जो है 5200 देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मोबाइल चाहिए। तो इससे सर क्या हो जाएगा, इससे जो है महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइट। जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा वैसे ही जो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में जो है क्या कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे, नई नई चीजें खरीदना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। यस और नो। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका उल्टा सिनेरियो कर लेते हो, मान लो रेपो रेट हो जाती है 6%, तो क्या होगा, अब बैंक जो है क्या करेगा, इसको जो है 8 या 10% पे देगा। अब लोन इतने महंगे हैं तो कोई लोन लेगा नहीं, और यदि कोई लोन लेगा नहीं तो मार्केट में पैसा होगा नहीं। और सर यदि कि ए और बी के हाथ में पैसा ही नहीं है, तो यदि मोबाइल 5,000 का है तो कोई इसके लिए इसकी डिमांड बढ़ाएगा ही नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, मोबाइल की जो महंगाई होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी,
राइट। तो ऐसे जो है ये सारा का सारा काम होता है रेपो रेट के द्वारा। अब रिवर्स रेपो रेट के द्वारा जो है क्या देखने को मिलेगा, अब उल्टा सिनेरियो कर लो। अब आरबीआई को मान लो, आरबीआई के पास ऐसा लग रहा है, आरबीआई को लग रहा है कि पैसों की बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा है किसके अंदर, मार्केट के अंदर। मार्केट से क्या करने हैं, पैसे जो है ऑब्जर्व करने हैं ताकि मार्केट के अंदर पैसा कम बचे और जो है हम क्या कर सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके। तो आरबीआई बेसिकली क्या करेगी, कुछ सिक्योरिटीज देगी बैंक को और बैंक से क्या कर लेगी, पैसा ले लेगी। अब बैंक से पैसा लेगी तो बैंक आरबीआई को पैसा क्यों देगा, बैंक को तो कुछ चाहिए रिटर्न में। तो ये बोलेंगे कि हम आपको कुछ इंटरेस्ट रेट दे देंगे और इसके लिए क्या करते हैं, ये जो है आपकी सिक्योरिटीज होती है इनको गिरवी रख देते हैं, राइट। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा सर, आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां से जो है जो इंटरेस्ट रेट अब पे करेगा आरबीआई बैंक को, इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो यहां पे 4% रखा गया है, 3% रखा गया है, बेसिकली सारे के सारे इंटरेस्ट रेट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। यदि मैं बात करता हूं कि कंपोजिशन की मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन आपको देखने मिलेगा, टोटल आपको 6 मेंबर देखने को मिल जाएंगे, जहां से इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, आपका गवर्नर देखने को मिल जाएगा। दूसरे आपको जो है माइकल पात्रा जो है इसके जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे क्योंकि ये डिप्यूटी गवर्नर है। एक और ऑफिसर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिनका नाम क्या था, डॉक्टर मृदुल के सागर, ये भी बेसिकली जो है इसके मेंबर थे। और जो है आपको देखने को मिल जाएंगे 3 जो मेंबर आपको कहां से देखने को मिल जाएंगे, गवर्नमेंट की साइड से देखने को मिल जाएंगे। एक का नाम क्या था, प्रोफेसर आशिमा गोयल, दूसरा था जयंत आर वर्मा, थर्ड था कौन था, शशकंदा भिड़े, राइट। इन तीनों के नाम याद नहीं रखने हैं, बस आपको ये पता चाहिए कौन हेड करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, गवर्नर ऑफ द आरबीआई जो कि शक्तिकांत दास है वो हेड करते हैं, राइट। तो बेसिकली आपको हाईलाइट देखने को मिल जाएगी, आप खुद से इसको एक बार पढ़ सकते हो, जहां पे आपको डाउट होगा यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। इसी के साथ जो है इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में अच्छे से पता चला होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हो, यदि आपको जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो आप, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो कहाँ पे, टेलीग्राम पे, तो आपको विजिट करना पड़ेगा चंडीगढ़ करियर ग्रुप का टेलीग्राम चैनल, और जो है वहाँ पे आप क्या हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।